स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। मैं हूं निधि आपके साथ और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज का खास कार्यक्रम न्यूज रूम, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ खास खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल के दिन की शुरुआत हुई थी, वैसे ही आज भी गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जारी है, या यूं कहें कि एक तरह से बहस छिड़ी हुई है। कोई इस एनकाउंटर को बिल्कुल सही करार दे रहा है, तो कोई इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक बहस भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और सोशल मीडिया पर अगर नजर डालें तो वहां भी एक वॉर सा देखने को मिल रहा है इस एनकाउंटर को लेकर। कोई कह रहा है कि ये पूरी तरह से एक इंसाफ हुआ है, जिस तरह से विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों की हत्या की तो एनकाउंटर ही सबसे सही कदम रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर एनकाउंटर की क्या जरूरत थी। खैर, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन अगर राजनीतिक नजर से हम इसे देखने की कोशिश करें तो काफी बड़े नेताओं के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले सवाल किए थे कि आखिर एनकाउंटर करने की जरूरत क्या थी, ये जो एनकाउंटर है ये एक फेक एनकाउंटर है। और भी कई तरह के सवाल किए गए हैं। हालांकि आपको खास तौर पर हम ये बताना चाहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इस एनकाउंटर को लेकर सब सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कुछ सवाल किए और वो काफ़ी बेसिक से सवाल हैं, जैसे कि सबसे पहले कि मोस्ट वांटेड होते हुए विकास दुबे आखिर उज्जैन तक पहुंचा कैसे, इतनी देर तक महाकाल मंदिर परिसर में वो कैसे घूमता रहा। और सबसे बड़ी बात कि जब लगातार तमाम टीवी चैनल्स पर विकास दुबे का चेहरा दिखाया जा रहा है, इतना जाना पहचाना चेहरा होते हुए भी ना गेट पर उसे रोका गया, ना पर्ची कटवाते हुए उसे रोका गया, उसकी पहचान क्यों नहीं हो पाई, इतना समय क्यों लग गया। अब जब इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी उठापटक तो होगी ही। खैर, जांच ज़रूर चल रही है। विपक्षी दल की ओर से इस तरह के सवाल किए जाना जाहिर सी बात है, लेकिन इसी बीच जब उमा भारती ने सवाल किए तो बीजेपी अब सख्ते में आ गई है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते, ना ही इस पर कोई टिप्पणी देना चाहते हैं। लेकिन इस सवाल को लेकर दिग्विजय सिंह ने ये ज़रूर कह दिया है कि उनके सवाल बिल्कुल सही है और ये भी तय है कि अब इसे लेकर बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आने वाला है। तो मुद्दा कल का अभी भी चल रहा है। कल हुआ एनकाउंटर, लेकिन बहस आज भी जारी है। आरोप प्रत्यारोप, सफाई, इस तरह की सभी बातें अभी भी लगातार सामने आ रही है और मीडिया में भी चर्चाओं में बनी हुई है। खैर, हम बात करते हैं अब अन्य खबरों की। फिलहाल जो उपचुनाव होने वाले हैं उसे लेकर भी राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो चरम पर है। सावेर उपचुनाव को लेकर भाजपा काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है और शुक्रवार को इंदौर में पार्टी कार्यालय पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी विधायक रमेश मेंदोला सहित पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पूर्व महापौर मालिनी गौड़ और अन्य प्रमुख नेता और पार्षद भी इसमें मौजूद रहे। भाजपा पार्षदों को सावेर चुनाव में बूथ की जिम्मेदारी देने जा रही है। भाजपा पार्टी ने ये तय किया है कि पार्षदों को अब बूथ वाइज जिम्मेदारी दी जाए। उनके द्वारा कहा गया है कि जिस पार्षद के रिश्तेदार परिचित जिस बूथ में रहते हैं वे वहां का चयन करें और उस क्षेत्र का पूरा जिम्मा संभालें। यानी कि अब बूथ स्तर पर जो जिम्मेदारियां सौंपी जाने वाली है, उपचुनाव के लिहाज से इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि काफ़ी बेसिक सी जो जिम्मेदारियां होती है, जो ज़मीनी स्तर के कार्य होते हैं, वो अब बांटने की जिम्मेदारी दी जा रही है और पार्षदों को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है आने वाले उपचुनाव को लेकर। भाजपा की तैयारी भले ही बूथ स्तर की चल रही हो, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में ऐसी सीटें जहां 4 से 5 उम्मीदवारों के नाम पैनल में शामिल हैं, वहां टिकट के दावेदारों को साधने का काम शुरू कर दिया है, जिससे कि उपचुनाव के दौरान किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यानी कांग्रेस कहीं भी किसी भी चूक का मौका नहीं देना चाहती है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस ने सुर्खी विधानसभा सीट से उपचुनाव में दावेदारी जता रहे 4 में से 2 उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर ये कह सकते हैं कि संतुष्ट करने की कोशिश की है। इनमें अरुणोदय चौबे, भूपेंद्र सिंह मुहासा, जीवन पटेल और कमलेश साहू का नाम पैनल में था। इनमें से चौबे पूर्व से ही कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष है। भूपेंद्र सिंह को प्रदेश महासचिव और कमलेश साहू को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है।
माना जा रहा है कि इन दोनों दावेदारों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर चुनाव काल में साधने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि भाजपा बूथ स्तर की तैयारियों में जुटी हुई है, तो कांग्रेस की तरफ से भी नई जिम्मेदारियां सौंपकर कार्यकर्ताओं को मनाने की, साधने की कोशिश लगातार जारी है। अगली अपडेट आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि भाजपा सरकार अब किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने वाली है। जैसा कि कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि अब तक तो हमने कर्ज माफी की है, लेकिन जो किसान इस योजना से वंचित रह गए हैं, जिन किसानों का कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ है, क्या भाजपा उनका कर्जा माफ करेगी? तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का जवाब आया है कि भाजपा की ओर से भी 2 लाख तक का कर्जा किसानों माफ किया जाएगा। वैसे ये बात उन्होंने 6 जुलाई को राहतगढ़ में हुए कार्यक्रम में कही थी, लेकिन उसका वीडियो अब सामने आया है और काफी चर्चाओं में बना हुआ है। भार्गव का कहना है कि मैंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जिन मुद्दों को उठाया था, अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरा करेगी, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी ही क्यों न हो। 2 लाख तक का कर्ज भले ही कांग्रेस ने माफ नहीं किया हो सभी किसानों का, लेकिन भाजपा बचे हुए किसानों का साथ देगी और उनका कर्जा माफ करेगी। अब ये जो वचन है वो निभाने की बात की जा रही है, और कुल मिलाकर ये जो वचन निभाने की बात की जा रही है, इसे आगामी उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। तो अब साधने की कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो कुछ भी हो, अंततः फ़ायदा किसानों का ही होता है अगर ये कर्ज माफ़ी वाकई होती है जैसा कि वचन दिया जा रहा है। अगर ये पूरा होता है तो किसानों को ज़रूर इससे लाभ मिल सकेगा। और आखिरी में हम बात करना चाहेंगे अब कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश में क्या हालात बने हुए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं, लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वो अब भी जारी है। कल के दिन की बात करें तो एक बार फिर 316 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं, और इसी के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है 16,657 तक। 4 मरीजों की मौत हुई है और कुल मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 638 तक। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या है 12,481। अलग अलग शहरों की बात करें, इंदौर में 89 नए संक्रमित पाए गए हैं, और जिससे कि कुल संक्रमित हो चुके हैं 5,176। 3 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में, और कुल मौतें अब तक हो चुकी है 261। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की बात करें तो वो है 3,956। अब तक 3,956 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। ग्वालियर चंबल संभाग ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है। अब ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना के 216 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या मुरैना की है, जहां 101 नए संक्रमित पाए गए। 100 से ज़्यादा मरीज एक साथ संक्रमित। ग्वालियर में 671 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें 62 पॉजिटिव पाए गए। शिवपुरी में भी 33 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी तरह भिंड में 15, दतिया में 3 और शिवपुरी में भी 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल आंकड़ों की बात करें तो ग्वालियर में अब कुल हो चुके हैं 830, नीमच 480, सागर 436, बुरहानपुर 421, खंडवा 379, खरगोन में भी 344 तक पहुंच गई है संख्या। और आखिर में भिंड के बारे में बता दें, भिंड में भी 322 हो चुके हैं संक्रमित। ये जो ज़िले हमने आपको लिस्ट आउट किए हैं, ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर बड़ी संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं और लगातार ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं। वहीं ये भी आपको बता दें कि तेज़ी से बढ़ते संक्रमण के चलते छतरपुर और टीकमगढ़ में 3 दिनों का टोटल लॉकडाउन शुक्रवार से शुरू हो गया है। ये शनिवार और रविवार को भी जारी रहेगा। 3 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन, क्योंकि यहाँ पर संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। निवाड़ी में भी 2 दिन यानी शनिवार और रविवार का लॉकडाउन रखा गया है, और बाकी अगर हम बात करें तो रविवार का दिन जो है वो तो पूरे प्रदेश के लिए ही टोटल लॉकडाउन का दिन है। वहीं संक्रमण की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र की बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। शुक्रवार को भी दोनों ओर से आने जाने वाले लोगों को वापस लौटा दिया गया, किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। अब आवागमन के लिए प्रशासन की लिखित अनुमति होना अनिवार्य है, और उसमें भी शर्त ये रखी गई है कि कोई भी अगर सीमा पार करता है, महाराष्ट्र से आता है या यहाँ से महाराष्ट्र जाता है, तो ऐसे में 14 दिनों का क्वारंटाइन लगाया जाएगा। 14 दिन क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर प्रशासन की लिखित अनुमति है तो भी ये इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।